हम सब जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है, लेकिन भाषा की सबसे बड़ी और पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। यह एक पूर्ण विचार या भाव को व्यक्त करता है। मानव अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को पूर्णता के साथ व्यक्त करने के लिए शब्दों को एक व्यवस्थित और व्याकरणिक क्रम में पिरोता है। यही वाक्य कहलाता है। वाक्य के बिना भाषा केवल बिखरे हुए शब्दों का संग्रह मात्र रह जाएगी, जिससे सही और पूरा अर्थ व्यक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए भाषा व्यवहार में वाक्य की केंद्रीय भूमिका है। इसे कुछ परिभाषाओं से समझते हैं। सबसे पहली परिभाषा है वाक्य सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह होता है जो एक पूर्ण और स्पष्ट अर्थ व्यक्त करता है। दूसरी परिभाषा है सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी भाव, विचार या अर्थ को पूरी तरह से प्रकट करता है, वह वाक्य कहलाता है। मनुष्य के भावों तथा विचारों को पूर्ण या आंशिक रूप से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि शब्दों का केवल समूह बना देना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें एक उद्देश्यपूर्ण क्रम में रखना जरूरी है। एक वाक्य में सार्थकता, क्रमबद्धता, अर्थपूर्णता, निकटता, आकांक्षा, क्रिया, पूर्ण विराम का होना अत्यंत जरूरी है। अब वाक्य के प्रकारों या भेदों को जानते हैं। वाक्य के प्रकारों को मुख्य रूप से दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। एक रचना या बंधारण के आधार पर और दो अर्थ के आधार पर। सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों को समझते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, जैसे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और तीन संयुक्त वाक्य। रचना या बंधारण के आधार पर वाक्य का पहला प्रकार है सरल वाक्य। इसे समझते हैं। सरल वाक्य अर्थात वह वाक्य जिसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया और एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है। इसमें कोई उपवाक्य नहीं होता, जैसे बच्चा मैदान में खेलता है। दूसरा उदाहरण है मेहनती छात्र सफल होते हैं आदि। रचना या बंधारण के आधार पर वाक्य का दूसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिस वाक्य में एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य हो और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य हो। उसे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं होती है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य को जटिल वाक्य भी कहा जाता है। मिश्र वाक्य के उपवाक्य की, जैसा, वैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि, यदि, तो, और, तथा, एवं, इसलिए, या,
अथवा, परंतु, किंतु, मगर, पर, अन्यथा आदि योजकों से जुड़े होते हैं। जैसे जब वह आएगा तब मैं घर चला जाऊंगा। अध्यापक ने बताया कि कल कॉलेज में छुट्टी होगी। जो मेहनत करता है वह फल पाता है, आदि। रचना या बंधारण के आधार पर वाक्य का तीसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य अथवा स्वतंत्र वाक्य हों उसे संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य का प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। जैसे हम दिल्ली गए और वहाँ 3 दिन रहे। वह आया और उसने देखा कि भीतर कोई नहीं है। मैं रोटी खाकर लेटा था कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इन वाक्यों में प्रथम उदाहरण में दोनों सरल और स्वतंत्र वाक्य है, जबकि दूसरे उदाहरण में पहला स्वतंत्र और दूसरा वाक्य मिश्र है। तीसरे उदाहरण में दोनों मिश्र वाक्य है। एक बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त वाक्य के दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य के कुछ अंश कभी कभी लुप्त हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब एक ही वाक्य के दो उपवाक्यों में समान शब्द आता है। जैसे माताजी प्रातः चाय पीती है और शाम को कॉफी। दूसरा उदाहरण है अभिषेक कल दिल्ली जाएगा और रमेश मुंबई। संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य में कि, जो, क्योंकि, जब, तब, जैसा, वैसा, यदि, तो, हालांकि आदि योजक शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों की चर्चा करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। जैसे विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और 8 संकेतवाचक वाक्य। इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला प्रकार है विधिवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो वह विधिवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत एक महान देश है, मैंने सेब खाया और मेरी भूख मिट गई, आदि। निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं कॉलेज नहीं गया। दूसरा उदाहरण है मैं कॉलेज नहीं गया इसलिए मैं पास नहीं हुआ, आदि। तीसरा भेद है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश अथवा आदेश देने का बोध हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम खाओ, कृपया घर चले जाइए, आदि। प्रश्नवाचक वाक्य।
जिस वाक्य से प्रश्न किए जाने का बोध हो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उसका नाम क्या है, वह कहाँ चला गया आदि। विस्मयवाचक वाक्य, जिस वाक्य से सुख, दुख, आश्चर्य आदि का बोध हो वह विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है। दूसरा उदाहरण है ओह मेरा सिर फटा जा रहा है आदि। आगे का भेद है संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से संदेह, शंका, संभावना आदि का बोध हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे शायद माताजी आ जाएं, उसने खा लिया होगा आदि। आगे का प्रकार है इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद का बोध हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे दीर्घायु हो, चलो घूमने चलें, आपकी यात्रा मंगलमय हो आदि। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य से संकेत का बोध हो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। इसमें एक बात या कार्य का होना या न होना किसी दूसरी बात या कार्य के होने या न होने पर निर्भर होता है। यह सदैव मिश्र वाक्य होता है। जैसे पानी न बरसा तो धान सूख जाता, यदि वर्षा होती तो फसल होती, नौकरी मिल जाती तो मेरा संकट कट जाता आदि। अंततोगत्वा निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि वाक्य किसी भी भाषा की संरचनात्मक नींव और अभिव्यक्ति का अंतिम साधन है। इसकी अवधारणा मात्र शब्दों के समूह से कहीं अधिक है। यह विचारों की पूर्णता और व्याकरणिक व्यवस्था का संगम है।